अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज़ को शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई वाक़या हुआ है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हमारे पास दो स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी जो हमें आयशा ने हैदराबाद से भेजी है, दूसरी स्टोरी हमें नोमान ने कराची से भेजी है। दोनों स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अपनी आंखें बंद कर लें और अपने हेडफोन्स लगा के इस स्टोरी को इमेजिन करें। बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा। रिसेंटली कुछ टाइम हुआ है मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू की हैं। मुझे आपकी वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगा। मेरी ज़िंदगी में भी एक वाक़या है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या शेयर करूं। ये बात कुछ टाइम पहले की है। एक रात मेरी कज़न्स आई हुई थी। वीकेंड था, हम लोग जाग रहे थे, मूवीज़ वगैरह देख रहे थे। तो हम लोगों को अचानक बहुत भूख लगने लगी। घर में कुछ खाने को था नहीं, तो हमने भाई से कहा कि हमें कुछ मंगवा दें या ला दें। तो उसने कहा मैं नहीं मंगवा कर दे रहा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग ख़ुद बाहर जाती हैं और कुछ खाने को लेकर आती हैं। मैं, मेरी दोनों कज़न्स और मेरी एक बहन, हम लोग चले जाते हैं ख़ुद ड्राइव करके बाहर कुछ खाने के लिए। ड्राइव मैं ख़ुद कर रही होती हूँ। मेरे साथ वाली सीट पे मेरी बहन बैठी होती हैं और मेरी पीछे बैक सीट पे मेरी दो कज़न्स बैठी होती हैं। हम लोग जा ही रहे होते हैं कि वहाँ हमारे हैदराबाद में एक रोड है, मतलब कि आप समझ लें बिल्कुल वीरान रात को वो रोड होता है। और ये तकरीबन रात के 3 बजे का टाइम था। वहाँ कोई इंसान नहीं उस टाइम होता, कोई गुजरना किसी का नहीं होता रात में। बड़ी मतलब कि वो क्रिपी सी जगह है। अचानक वहाँ मेरी गाड़ी बंद हो जाती है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ स्टार्ट करने की, वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। मैं गाड़ी से नीचे उतर के मैं देखती हूँ फ्रंट बोनेट ओपन करके कि कोई मसला तो नहीं हो गया। मैं जैसे ही बोनेट के पास आती हूँ और मैं बोनेट ओपन ही करने लगी होती हूँ अभी, कि मुझे अचानक मेरे लेफ़्ट साइड पे मुझे एक अजीब सा ब्लैक कलर का एक शैडो सा नज़र आता है। उसकी हाइट काफ़ी बड़ी थी और उसकी आँखों से अजीब सी ना आग जैसी कोई चीज़ टपक रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसने हाथ में कोई एक अजीब सी चीज़ पकड़ी हुई थी। अंधेरे में समझ नहीं आ रही थी कि उसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। और उसको देख के मैंने वहीं पे चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकलने लग गई। गाड़ी से मेरी बहन और मेरी कज़न नीचे उतर के आती हैं। वो मुझे संभालती हैं और उसके बाद मुझे गाड़ी में बिठा देती हैं। हमारी गाड़ी स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रही होती। वहाँ पे सिग्नल्स का बहुत इशू था। हम लोग कॉल मिला रहे थे अपने भाई को, जो कि नहीं लग रही थी। कुछ देर काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिर हमारे भाई को फ़ोन लग ही जाता है। हम भाई को सारा वाक़या बताते हैं और वो भाई हमें वहाँ लेने आ जाते हैं एक अलग गाड़ी पे, और भाई वहाँ आकर हमें ले जाते हैं। घर पहुंचकर हम मामा को और भाई को सारा वाक़या बताते हैं, लेकिन कोई हमारा यकीन नहीं करता। हम लोग भी बात को दरगुजर कर देते हैं। अगले दिन मैं और मेरी बहन साथ सोए हुए हैं। मेरी बहन आधी रात को अचानक चीख मार कर उठ जाती है नींद में। मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ तुम्हें। वो बताती है कल रात को हमने जिस चीज़ को वहाँ पे फ़ेल किया था, सेम वही चीज़ मेरे अभी ख्वाब में आई है और वो मुझे मारने की धमकी दे रही थी। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि ये एक बुरा ख्वाब था, कुछ नहीं होता, वहम है तुम्हारा, बस सो जाओ। हम लोग दोबारा से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुलती है कि मेरे रूम्स में कर्टन्स लगे हुए हैं, पर्दे, उसके पास वही शैडो खड़ा हुआ है। और वो खड़ा होकर मुझे मुस्कुरा के देख रहा है। मैंने अपने हाथ में कंगन पहने हुए हैं, वो उनको बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। मैं चीख मारती हूँ तो वो अचानक से एकदम गायब हो जाते हैं और मेरी मामा रूम में आ जाती हैं। वो मुझसे पूछती हैं, मैं उन्हें सब बताती हूँ, लेकिन वो फिर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, तुम लोगों ने वहाँ पे किसी चीज़ को ऐसे वहम में देख लिया, वो तुम लोगों ने अपने दिमाग पे सवार कर लिया। कोई मेरा यकीन नहीं करता। फिर मामा भी चली जाती हैं। हम लोग दोबारा से सो जाते हैं। 2 दिन गुजरने के बाद मेरी बहन को इतना शदीद किस्म का बुखार हुआ कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा और डॉक्टर्स ने हमें कहा कि आपकी बहन कोमा में है। और मेरी बहन अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकी। तो ये मेरी एक कहानी थी। मैं चाहूँगी कि आप सब मेरी बहन के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें कि मेरी बहन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमें नहीं पता ये सब क्या हुआ है हमारे साथ, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये उस रात को जो हमारे साथ मामला हुआ है ये सब उसके बाद से होना शुरू हुआ है। और कहीं ना कहीं मेरी बहन जिस हालत में है आज, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ वही चीज़ थी, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल सब कुछ ठीक था। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब भी दुआ कीजिएगा हमारी बहन के लिए,
उनकी जो बहन है उनके लिए और उनके सब घर वालों के लिए। तो अल्लाह पाक आपकी बहन को शिफा दे, आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आयशा का कहना था कि ये एक कहानी है जो हमारी ज़िंदगी में अब तक चल रही है, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। शायद आपके तवज्जुह से कुछ दुआएं हमें मिल जाएं जिसके ज़रिए हमारी बहन ठीक हो जाए। तो मैं सब लिसनर से कहूँगा कि सब उनके लिए दुआ करें। बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है, मैं कराची में रहता हूँ। ये बात आज से 3 साल पहले की है। मैं फूड पैंडा के लिए काम करता था, डिलीवरी का। एक रात मुझे ऑर्डर आता है गुलिस्तान जौहर के एक इलाके से। वो इलाका काफ़ी खैराबाद था, बहुत ही सुनसान इलाका था। अक्सर मैं वहाँ से गुज़रता था, लेकिन कभी मैंने वहाँ पे कोई डिलीवरी या मतलब मेरी कोई राइड उस साइड नहीं हुई थी। लेकिन मुझे उस साइड से एक ऑर्डर आता है रात के तकरीबन 12:30-1 बजे। मैं वो ऑर्डर रिसीव करता हूँ और उस जगह चला जाता हूँ। एहसन भाई, वो रोड बहुत ख़तरनाक थी। मैंने अपनी लाइफ में रात के टाइम इतनी ख़तरनाक रोड नहीं देखी होगी। ना तो कोई वहाँ पे बंदा था, ना बंदे की ज़ात। घर आते थे लेकिन वो बड़े गैराबाद घर थे, बड़े फासले के बाद कोई एक आधा घर आता था। ना ट्रैफिक का तो नामो निशान नहीं था, कोई बंदा वहाँ से गुज़र नहीं रहा था। बिल आखिर मैं अपनी लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ जहाँ मैंने ऑर्डर देना था। मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ वो एक अपार्टमेंट होता है। उस फ्लैट में बहुत अंधेरा था और आसपास कोई आबादी नहीं थी। मैं उनको कॉल करके कहता हूँ कि आपका ऑर्डर मैं लेके आ चुका हूँ। हसन भाई, आगे से मुझे कोई जवाब नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई नहीं बोलता। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक मैसेज आता है उस नंबर से कि आप 4th फ्लोर पे आ जाएं और रूम नंबर 13 के बाहर रख दें। मैं बड़े अजीब तरीके से उस रूम को देख रहा था। जो मुझे सामने से नज़र आ रहा था सिर्फ एक रूम, जिसके अंदर हल्की हल्की लाइट जल रही थी, बाकी सब रूम्स में अंधेरा था। तो मैं सोचता हूँ शायद ये यही रूम है जहाँ से ऑर्डर आया है। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके 3rd फ्लोर पे चला जाता हूँ। मैं 3rd फ्लोर पे जाके देखता हूँ कि 4th फ्लोर का रास्ता ही बंद है। तो मैं उनसे मैसेज करके कहता हूँ कि मैडम, यहाँ पे तो रास्ता ही बंद है, मैं कहाँ से ऊपर आऊँ? तो वो मुझे कहती हैं कि लिफ्ट से आ जाओ। उनका नाम एक लेडीज़ के नाम से सेव था, मैं वो तो नहीं मेंशन करना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने फिर मुझे मैसेज करके कहा कि आप लिफ्ट से आ जाओ, क्योंकि लिफ्ट खुली थी। मैं लिफ्ट से चला जाता हूँ ऊपर। एहसन भाई, मुझे तो नहीं पता था कि वहाँ आखिर मामला क्या है। मैं 4th फ्लोर पे पहुँच के रूम नंबर 13 के बाहर आ जाता हूँ और उनका दरवाज़ा नॉक करता हूँ, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। मुझे फिर से मैसेज आता है कि आप रूम के बाहर ही ऑर्डर रख दें और साइड पे देखें जो फ़ोन बार है उसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं। साइड पे एक इमरजेंसी फ़ोन बार था, उसका एक स्टैंड लगा हुआ था और उसके अंदर पैसे पड़े हुए थे और कुछ उनको मैंने बकाया चेंज भी देनी थी। मैंने उनसे कहा कि बाजी मेरे पास चेंज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप रख लो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शायद मुझे ये टिप मिल चुकी है। मैं नीचे आ जाता हूँ वापस। एहसन भाई, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये सारा मामला क्या है। जब मैं नीचे पहुँच के एग्ज़िट ले रहा होता हूँ तो वहाँ से एक सिक्योरिटी गार्ड आ रहा होता है जो कि शायद वॉशरूम गया था। वो मुझसे पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो तुम, अंदर कहाँ गए थे? तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर मैं ऊपर ऑर्डर देने गया था, तो मैं वो ऑर्डर दे के आ रहा हूँ। वो मुझसे पूछते हैं कहाँ, किसको ऑर्डर दिया है? मैंने उनसे कहा कि 4th फ्लोर के ऊपर रूम नंबर 13 से ऑर्डर था। मैं उनसे मिल तो नहीं सका, बस उन्होंने कहा कि आप अपना ये पिज़्ज़ा वगैरह जो भी सामान था वो रख दें। तो मैंने उधर रख दिया और उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी। वो पूछते हैं उन्होंने पेमेंट आपको बाहर आके की? मैंने कहा नहीं, उन्होंने पैसे वहाँ पे रख दिए थे पहले से ही शायद। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि बच्चे यहाँ तो कोई नहीं रहता, ये अपार्टमेंट तो काफ़ी टाइम से बंद है। हाँ, दिन में ये जो नीचे 1st और 2nd फ्लोर है यहाँ पे काम वगैरह होता है। 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पे तो कोई जाता नहीं है, कहा जाता है वहाँ पे कुछ और ही मामला आते हैं। तो आपने किसको दे दिया? उस जगह को तो बंद किया गया है, रास्ता ही बंद है। तो अचानक ना मुझे एक झटका लगता है, मेरी मतलब रूह लरज़ उठती है जब ये मैंने सुना कि वो रास्ता बंद है। वाकई मैं जब जा रहा था रास्ता तो बंद था। तो मैं उन बाबा जी से पूछता हूँ कि फिर वो औरत कौन थी जिन्होंने मुझसे बात की और जिन्होंने मुझसे ऑर्डर मंगवाया? तो बाबा जी कहते हैं, जब आप ऊपर गए हो क्या आपके सामने कोई आया? जब आपने दरवाज़ा तक नॉक किया कोई बंदा आपके सामने आया? मैंने कहा नहीं। तो बाबा जी कहते हैं, फिर अब मैं आपको और क्या जवाब दूँ, आपको समझ जाना चाहिए।
मैं यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे बेहतर पता है इस जगह का, इस सब के बारे में। एहसन भाई, मैं अपने मोबाइल से वो नंबर निकालने की कोशिश करता हूँ जिससे मुझे मैसेज आया था। आप बिलीव करें कि मेरे मोबाइल में कोई मैसेज नहीं था, इवन कि वो राइड भी नहीं थी, ना कोई नंबर था। जैसे मेरे मोबाइल से किसी ने जादू से उड़ा दिया और डिलीट कर दिया और सब कुछ। यह मंज़र देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी हालत ऐसी थी जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। मैं बाबा जी से बात करके वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं 2 दिन तक बड़ा परेशान रहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। एहसन भाई, 2 दिन गुजरने के बाद रात को मुझे सेम उसी जगह से फिर वही ऑर्डर आता है। इस बार मैं अपने दोस्त को साथ कहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैं ऑर्डर लेके उस जगह पर पहुँचता हूँ तो आगे बाबा जी बैठे होते हैं। वो बाबा जी कहते हैं, हाँ भाई तुम फिर किधर आ गए? मैंने कहा मुझे फिर ऑर्डर आया है, इस दफ़ा मेरे साथ मेरा दोस्त भी था तो मैं इसको भी साथ लेकर आया हूँ। बाबा जी कहते हैं, अच्छा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी देखता हूँ कौन तुमसे ये लेता है। वो बाबा जी, हम दोनों अब लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। अचानक 3rd फ्लोर पे लिफ्ट रुक जाती है। एहसन भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि अचानक लिफ्ट खुलते ही कोई 3-4 बच्चे हमारे सामने आ जाते हैं और वो लिफ्ट के अंदर नहीं आते, वो बस हमें खड़े हुए देख रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल बच्चे, कोई हमें उनमें ऐसा नहीं नज़र आ रहा था कि ये कोई और मखलूक है या इनमें कोई मसला है। एहसन भाई, वो बच्चे सिर्फ मुझे और मेरे दोस्त को नज़र आ रहे थे, उन बाबा जी को नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने बाबा जी से कहा, ये बच्चे कौन हैं? बाबा जी कहते हैं, कौन से बच्चे? मैं कहता हूँ, सर ये सामने क्या खड़े हैं 3 बच्चे। बाबा जी कहते हैं, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। मेरा दोस्त कहता है, बाबा जी मुझे भी तो नज़र आ रहे हैं, आपको कैसे नहीं नज़र आ रहे? मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि ये बाबा जी मजाक कर रहे हैं या क्या चक्कर है। लेकिन वो एक काफ़ी उम्र के बंदे थे, वो हमसे क्यों झूठ बोलेंगे। अचानक से वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और लिफ्ट खुद बंद होकर ऊपर चली जाती है। 4थे फ्लोर पे पहुंचकर हम लोग वहाँ पे जाते हैं रूम नंबर 13 के बाहर और वहाँ पे फिर से दरवाज़ा नॉक करते हैं और आवाज़ देकर कहते हैं कि आपका ऑर्डर हम ले आए हैं। एहसन भाई, अब की बार ना तो कोई मैसेज आता है ना कोई अंदर से आता है। हम काफ़ी देर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद अचानक से हमें एक आवाज़ आती है दरवाज़े के अंदर से कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने दोस्त को यहाँ लाकर और इन बाबा जी को ऊपर लाकर। एहसन भाई, वो आवाज़ बहुत खौफनाक थी तो किसी औरत की, लेकिन बहुत खौफनाक थी। मैं अपने दोस्त की तरफ देखूं और वो मेरी तरफ देखे, लेकिन बाबा जी हमें बड़े अजीब तरीके से देखें। हमने बाबा जी से कहा, आपने ये आवाज़ सुनी? बाबा जी कहते हैं, नहीं मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। अब हम बड़े परेशान हो रहे थे कि ये सारे मामलात सिर्फ हमारे साथ क्यों हो रहे हैं, ये बाबा जी के साथ क्यों नहीं कुछ हो रहा। शायद इस वजह से कि वो यहाँ पे काम करते हैं, उनका रोज़ यहाँ बैठना है। तो हम लोग बड़ी परेशानी में ही थे कि मुझे फिर अब एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि अपना ये ऑर्डर वापस ले जाओ और अगर अपनी सलामती चाहते हो तो दोबारा यहाँ ना आना इनको लेकर। वो मैसेज पढ़ने की देर थी एहसन भाई, मैं अपने साथ अपने साथी को दिखाता हूँ और बाबा जी को दिखाता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, चलो यहाँ से अब नीचे चलो, यहाँ रहना ज़्यादा ठीक नहीं है। हम वो ऑर्डर, वो पिज़्ज़ा वहीं पे रख देते हैं। उसके अंदर मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन जो भी था हमने वहाँ पे रख दिया और इस दफ़ा मैंने उनसे पैसे भी नहीं मांगे। बाबा जी कहते हैं, बस यहाँ से निकलो। हम लोग लिफ्ट से वापस नीचे आ जाते हैं और फिर उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि कोशिश करो कि आइंदा के बाद यहाँ ना आना, क्योंकि आपको एक धमकी दे दी गई है तो ये आपकी जान के ऊपर ख़तरा भी बन सकती है। तो हम वापस से आ जाते हैं अपने फूड सेंटर में। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर वही राइड आ जाती है वहीं से सेम। अब की बार मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ और मैं किसी और लड़के को वहाँ भेज देता हूँ, क्योंकि मैंने सबको बताया था। उसमें एक लड़का था जो कह रहा था कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं होता, मैं यकीन नहीं करता इस सब पे, तो अब जब वहाँ से राइड आए तो मुझे देना। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, वो राइड उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वो फूड का सामान लेकर हमारे फूड सेंटर से निकल चुका होता है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है, हम बड़े परेशान होते हैं क्योंकि बाकी लोगों को भी पता होता है। काफ़ी देर गुजरने के बाद वो आ जाता है और उसकी हालत बड़ी ख़राब होती है। पहले तो वो कुछ बोलता नहीं है, उसके बाद जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है हम उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं उस जगह पर गया, वहाँ एक बाबा जी बैठे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी आपके अलावा भी 2 बंदे आ चुके हैं, पहले एक आया था फिर 2 बंदे। तो मैंने उनसे कहा कि जी वो हमारे ही दोस्त हैं, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है।
तो वो बड़ी हैरानगी से कहते हैं कि उनको मना भी किया था, उनको यहाँ पे धमकी भी दी गई थी उस चीज़ की तरफ से, फिर आप लोग इधर आ गए हो। मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं होता, आप चलें अगर आपने चलना है तो। बाबा जी कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं जा रहा, अपनी जान के रिस्क पे अगर खुद जाते हो तो जाओ, चले जाओ, ये दे आओ जाके। मैं लिफ्ट से ऊपर जाता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि रूम नंबर 13 खुला हुआ है। मैं उसके बाहर जाके हल्का सा दरवाज़ा नॉक करता हूँ, कोई नहीं आता। मुझे हल्की सी आवाज़ आती है किसी औरत की, अंदर आ जाओ। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि ये मुझे अंदर क्यों बुला रही हैं। खैर, मैं उनके दरवाज़े से अंदर चला जाता हूँ। देखता हूँ बिल्कुल खाली रूम होता है और उधर एक छोटी सी एक मोमबत्ती जल रही होती है और वहाँ कोई इंसान नहीं होता। वो कमरा ऐसा होता है कि मतलब वहाँ जैसे कोई रहता ही नहीं है, धूल मट्टी सब सामान बिखरा हुआ। मैं जैसे ही अंदर आके वो सामान वहाँ रखता हूँ, सामने मेरे एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। उसकी इतनी खौफनाक शक्ल थी कि मैं बता नहीं सकता। बस वो मेरा देखने की देर थी और मैं वहाँ से दौड़ लगाता हूँ, भागता हूँ और मैं लिफ्ट के अंदर आके फ़ौरन मैं नीचे आ जाता हूँ और बाबा जी के पास आता हूँ और मेरी हालत बड़ी ख़राब होती है। बाबा जी मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, मैं उन्हें सारा मामला बताता हूँ। तो फिर उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि अब तुम्हें यकीन आ गया, तुम्हारे साथियों को भी मना किया था, तुम्हें भी मना किया था। बाबा जी मुझे वहाँ से पानी वगैरह पिलाते हैं और फिर मैं यहाँ आ गया। तो हमारे दोस्त ने ये सारी कहानी हमें बताई। तो उसके बाद कई दफ़ा मुझे फिर वहाँ से राइड आई, लेकिन उसके बाद हमने कभी वो राइड नहीं ली, हमेशा रिजेक्ट किया, क्योंकि हमने अपनी कंपनी में भी बता दिया था ये सब कुछ। तो ये एक मेरी कहानी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी पसंद आएगी। और स्टोरी के आखिर में फिर से कहता चलूँ कि जिन्होंने हमें पहली स्टोरी भेजी आयशा, उनकी बहन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उनकी बहन काफ़ी तकलीफ़ में है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।